अब वो स्टूडेंट रैन को बताते हैं कि वो इतना ज्यादा हैंडसम है एंड उसकी मेडिकल स्किल्स भी टॉप नॉच है, तो इसीलिए वो एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बनने के लायक है। वैसे भी ये चीज लॉजिकल नहीं होगी अगर रैन जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स वाला बंदा एक इंटरनेट सेलिब्रिटी ना बने। खैर ये कहने के बावजूद भी रैन को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता एज वो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है एंड ब्रो ओनली केयर्स अबाउट द सर्जरी। मीनवाइल उनमें से एक स्टूडेंट अब सोचने लगता है कि रैन के अलग ही गोल्स होंगे, इसीलिए इन जैसे कॉम्प्लीमेंट्स का रैन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विच इज काइंड ट्रू। अब उस स्टूडेंट को खुद बुरा फील होने लगता है कि वो रैन जैसा हैंडसम नहीं है, ना ही उसके पास रैन जैसी क्वालिटीज हैं। खैर अब वो स्टूडेंट रैन को बताते हैं कि वो लोग समिट ऑफ क्लाउड्स क्लब से हैं, जो कि यूनिवर्सिटी का एक ई स्पोर्ट्स क्लब है। रैन ये बात सुनकर उनसे पूछता है कि क्या वो लोग किंग ऑफ ग्लोरी खेलते हैं, एंड ये वही गेम होती है जिसे कि रैन लॉन्च में बैठ के खेलता है जब दूसरे इंटर्न्स बहस कर रहे होते हैं तब। खैर रैन के ये पूछने पर वो बच्चे रैन को बताते हैं कि इस साल का उनका मेन फोकस यही गेम है। जिसके बाद वो रैन से पूछते हैं कि क्या उसे मोबाइल गेम्स खेलना पसंद है। रैन कहता है कि जब उसके पास टाइम होता है तब वो स्कूल में ये गेम्स खेलता है। इस पर अब वो बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो लोग रैन के साथ खेल सकते हैं, इसीलिए उन्हें गेम में एक दूसरे को ऐड कर लेना चाहिए एंड जब वो लोग फ्री होंगे तब वो लोग गेम को खेलेंगे। ऑल्दो वो ये बात कहते हैं कि वो रैन को बहुत ज्यादा हाई लेवल पर नहीं लेकर जा पाएंगे, वो उसे सिर्फ डायमंड रैंक पर ही लेकर जा पाएंगे, एक्सपेक्टिंग कि रैन इतना ज्यादा हैंडसम है, इतनी ज्यादा क्वालिटीज हैं, तो उसकी गेमिंग स्किल्स भी टॉप नॉच होंगी। खैर दे गेट डिसअपॉइंटेड व्हेन रैन उन्हें बताता है कि वो सिर्फ ब्रॉन्ज लेवल 3 पर है एंड ये लेवल गेम का रैंकिंग लेवल का सबसे ज्यादा लोवेस्ट लेवल है। खैर उन स्टूडेंट्स के ये पूछने पर कि जब रैन फ्री होगा तब वो गेम खेलेंगे, रैन उन्हें अभी गेम खेलने के लिए बुला लेता है। रैन को इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड देखकर वो स्टूडेंट थोड़े हैरान होते हैं। खैर अब गेम को स्टार्ट करने से पहले रैन उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर गेम नहीं खेल सकता, एज डॉक्टर्स को पेशेंट के रूम में गेम खेलना अलाउड नहीं है, इसीलिए वो अब वेटिंग रूम में चला जाता है। अब वो लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं एंड उन्हें स्पोर्ट्स प्लेयर्स का गेम प्ले बहुत ज्यादा अच्छा होता है। रैन को मजा आता है। मीनवाइल वो स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि उन्हें डॉक्टर रैन को अच्छे से इस गेम के बारे में सिखाना होगा एंड इस गेमिंग सेशन को सीरियस लेना होगा, जैसे कि उनके कोच ने उनके लिए ये मिशन अरेंज किया हो। खैर वो लोग अब 2 घंटे तक गेम खेलते हैं एंड रैन को बहुत मजा आता है, एज उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती एंड उसका सारा गेम प्ले वो तीनों स्टूडेंट्स इनहेंस करते हैं उसे कैरी करके। रैन कहता है अब काम का टाइम है। मीनवाइल ऑन द अदर साइड ऑफ द वार्ड कॉरिडोर उन तीनों स्टूडेंट्स की हालत खराब हो जाती है। अब तुम लोग समझ ही सकते हो कि ये लोग कैसे गेम खेल रहे होंगे। बच्चों वाली हरकतें नुमान और इमाद तुम दोनों की, बोल रहा हूँ लेफ्ट पे जाओ तुम लोग। ये रैन को ये इस गेम में प्रोटेक्ट कर रहे होंगे एंड ये करने में इनको बहुत ज्यादा ही मेहनत लग रही होगी, एज रैन एक कम लेवल का प्लेयर है। खैर इसके बाद वो तीनों अब रेस्ट करने लगते हैं। इस दौरान रैन यूट्यूब पर अपनी उस ब्लीडिंग कंट्रोल विद बेयर हैंड्स वाली वीडियो के टाइटल को सर्च करता है। अब वो उस वीडियो को देखता है, जिसके बाद वो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स पढ़ने लगता है एंड एज यूजुअल वहां पर भी गर्ल्स उसके हैंडसमनेस की तारीफ कर रहे होते हैं एंड कुछ पेशेंट्स तो रैन से हेल्प तक मांगते हैं उन्हें ट्रीट करने में। रैन ये सब रिव्यूज देख ही रहा होता है कि तभी उसे एक दूसरा लंबा रिव्यू दिखता है। रैन उस रिव्यू को पढ़ना स्टार्ट करता है। जो व्यूअर इस वीडियो पे कमेंट कर रहा था वो बताता है कि वो मेडिकल फील्ड एक्सपर्ट है एंड उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को ऐसे ही रेकलेस एक्ट्स करते हुए देखा है, लेकिन जहां तक उसे समझ में आता है ये वीडियो स्टेज्ड वीडियो नहीं हो सकती एंड इसीलिए उस व्यूअर के लिए ये वीडियो का एक्ट बहुत ही ज्यादा रेकलेस इंसिडेंट है उसकी लाइफ का। वो मेडिकल एक्सपर्ट बात करता है कि वैसे तो बिना सर्जिकल फील्ड के पेशेंट के साथ ऐसी चीजें की जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ वही डॉक्टर्स इस चीज को कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ऐसे डॉक्टर्स की जो थियोरेटिकल नॉलेज होती है वो आउटस्टैंडिंग होती है। एंड इसी के साथ ये व्यूअर रैन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगता है कि रैन का ये एक्ट इतना रेकलेस है कि ये एक मेडिकल मेल प्रैक्टिस है, एज ये बिना सर्जिकल फील्ड के किया गया है। सर्जिकल फील्ड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर ऑपरेशन को किया जाता है, लेकिन सर्जिकल फील्ड बहुत ज्यादा आइसोलेटेड एरिया होता है जहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता, ताकि पेशेंट को बाद में चलकर कोई इन्फेक्शन ना हो। अब एज रैन ने बिना किसी सर्जिकल फील्ड के अपनी बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल टेक्निक को इस्तेमाल किया होता है, तो इसीलिए वो व्यूअर इस चीज को मेडिकल मेल प्रैक्टिस कहता है। वो व्यूअर इस चीज की भी बात करता है कि उस यंग डॉक्टर को इस रिस्क के बारे में पता तक भी नहीं होगा। अब वो व्यूअर ये तक कहता है कि अगर वो इस हॉस्पिटल का इंचार्ज होता तो वो रैन का डॉक्टर्स लाइसेंस कैंसिल कर देता एंड उसके खिलाफ एक मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करता। यानी कि वो यहाँ पर साफ साफ डायरेक्टर को भी क्रिटिसाइज कर रहा होता है, एज डायरेक्टर ने बाद में चलकर रैन को इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं किया था और ना ही उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया था। अब रैन उस व्यूअर की इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ता है। वो व्यूअर चैंगशी प्रोविंशियल हॉस्पिटल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ मेडिसिन
क्वी जिनहाई होता है। इस रिव्यू को पढ़ने के बाद रैन को समझ में आता है कि युनहुआ हॉस्पिटल भले ही चैंगशाई प्रोविंशियल का लीडिंग हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, उसे दूसरे प्रोविंशियल हॉस्पिटल्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, एज उनका भी मेडिकल फील्ड में इन्फ्लुएंस है। रैन को अब रियलाइज होता है कि क्यों डायरेक्टर ने उसे रिसर्च पेपर लिखने को कहा। अब क्योंकि रिसर्च पेपर्स मेडिकल कम्युनिटी के एक पावरफुल वेपन्स होते हैं जो कि एक डॉक्टर का इंट्रोडक्शन देने का काम करते हैं एंड उनके एक्शन का एक्सप्लेनेशन देते हैं, इसीलिए रिसर्च पेपर सर्जन्स का वेपन होते हैं। रैन को अब रियलाइज होता है कि एक रिसर्च पेपर कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए वो रिसर्च पेपर का सोर्स इकट्ठा करने के लिए अब कॉलेज की लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त भी होता है। रैन को देखकर उसका दोस्त चिल्ला पड़ता है, एज उसने भी वो वीडियो देखी होती है जिसमें रैन उस पेशेंट के पेट के अंदर हाथ डाल देता है। रैन का दोस्त अब चिल्लाते हुए उसे अपने पास बैठने के लिए बुला रहा होता है। उसे चिल्लाता देख लाइब्रेरी में जो दूसरे लोग बैठे होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड वो सभी रैन के दोस्त की तरफ घूरने लगते हैं, एज ये एक लाइब्रेरी होती है, कोई झोपड़पट्टी नहीं। खैर रैन का दोस्त सभी से माफी मांगता है। उसे ऐसा करता देख रैन को लगता है कि उसके दोस्त को ये लोग बुली कर रहे हैं। समझ में नहीं आता रैन के दिमाग के साथ क्या गलत है। रैन हैंडसम है लेकिन वो डम भी है। रैन का दोस्त अब उसे वो सेम वीडियो दिखाता है जहां पर उसने पेशेंट के स्टमक में हाथ डाला था। वो रैन से पूछता है कि उसने ये टेक्निक कहाँ से सीखी। रैन बताता है कि उस टेक्निक को बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल टेक्निक कहते हैं। एंड अब रैन एक्सप्लेन करता है कि पेशेंट का बहुत ब्लड लॉस हो रहा था, इसीलिए उसे वो टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा। रैन के ये बताने पर उसका दोस्त अब उससे पूछता है कि उसने एक जिंदा लिवर को टच किया है तो उसे उस लिवर को टच करके कैसा फील हुआ। रैन अपने दोस्त की बकवास सुनकर उसे बकवास की दुकान बंद करने को कहता है। खैर रैन अब उन बुक्स को ढूंढता है जो कि उसकी रिसर्च में मदद करने वाली थी। रैन को बुक्स मिल जाती हैं, जिसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाकर बैठता है एंड इस दौरान भी उसका दोस्त उससे लिवर के बारे में ही जानना चाहता था। अपने दोस्त को ऐसा करता हुआ देखकर रैन भी अपने दोस्त के साथ वही करता है जो कि लड़कियां तुम्हारे साथ करती हैं, उसे इग्नोर करता है। अब कुछ टाइम बाद उसका वो दोस्त वहां से चला जाता है, एज बहुत ज्यादा रात हो जाती है एंड उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है एंड उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता रैन से, इसीलिए भी। खैर रैन अब पूरी रात भर बस रिसर्च पेपर्स को लिखता है। अब लाइब्रेरी में सिर्फ रैन बचा होता है एंड वो अकेला ही रिसर्च पेपर को लिखे जा रहा होता है। अब ऐसा नहीं है कि उसे नींद नहीं आती, उसे नींद जरूर आती है, लेकिन वो अपने एनर्जी सीरम की मदद से पूरी रात जागकर उस रिसर्च पेपर की आउटलाइन को कंप्लीट कर देता है। सच में लड़का बहुत मेहनती है। नेक्स्ट डे रैन अपने रिसर्च पेपर को लेकर डायरेक्टर के पास जाता है एंड डायरेक्टर को दिखाता है। इतनी जल्दी रिसर्च पेपर को कंप्लीट हुआ देखकर डायरेक्टर रैन से पूछते हैं कि क्या वो पूरी रात जाकर इसको कंप्लीट कर रहा था। रैन इस पर हाँ कहता है। डायरेक्टर अब रैन को बताते हैं कि उसे इस चीज का ख्याल रखना होगा कि पूरी रात जागने के बाद उसके वर्क परफॉर्मेंस पर कोई इफेक्ट ना आए। रैन कहता है कि वर्क परफॉर्मेंस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस पर डायरेक्टर कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है। डायरेक्टर को लगता है कि जो यंग लोग होते हैं वो पूरी रात जागने के बावजूद भी सुबह काम पर जरूर आ जाते हैं। अब इससे मुझे वो दिन याद आते हैं जब प्रैक्टिकल के एक दिन पहले मैं काम कंप्लीट कर रहा हूँ। डायरेक्टर की इस बात को सुनकर पीछे से डॉक्टर जाओ कहता है तो क्या मैं रैन के लिए एक शिफ्ट अरेंज करूं। इस पर डायरेक्टर कहते हैं क्या इस चीज से फर्क पड़ता है कि रैन अगर पूरी रात जाग रहा हो, तुम रैन के लिए कल एक लंबी शिफ्ट अरेंज करना। इस पर डॉक्टर जाओ कहते हैं एक इमरजेंसी डॉक्टर की बायोलॉजिकल क्लॉक दिन और रात उलट पुलट होती रहती है, जिसकी वजह से उनका एंडोक्राइन सेक्रीशन बिल्कुल बिगड़ जाता है। कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं करता है कि वो देर रात तक जाग सकते हैं। एंडोक्राइन सेक्रीशन का मतलब है जब एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती हैं। ये हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं जो बॉडी के अलग अलग फंक्शंस जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और मूड को रेगुलेट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल और पैनक्रियास जैसे ग्लैंड्स शामिल होते हैं। मतलब एंडोक्राइन सेक्रीशन बॉडी के इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करने में और इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। खैर डॉक्टर जाओ रैन को बताता है कि कैसे डायरेक्टर उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। खैर रैन की रिसर्च की आउटलाइन को देखकर डायरेक्टर उसकी तारीफ करते हैं, एज वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से लिखी होती है। रैन ने उस रिसर्च आउटलाइन में एक ऐसे सेक्शन को मेंशन किया होता है जिसमें बिना सर्जिकल फील्ड के इस चीज का पता लगाया जाता है कि ब्लीडिंग सोर्स कहाँ पर है, एंड ये चीज डायरेक्टर को पसंद आती है। डॉक्टर जाओ भी रैन के रिसर्च पेपर को देखते हैं, एज डायरेक्टर खुद रैन के रिसर्च पेपर की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वहां पर डॉक्टर जाओ आता है। जाओ भी रैन के रिसर्च पेपर को देखता है, लेकिन वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होता एंड वो रैन को बोलता है कि अगर वो रिसर्च पेपर में उस सर्जरी के बारे में लिखने वाला है जिसमें डायरेक्टर भी शामिल है, तो उसे रिसर्च पेपर में डायरेक्टर का नाम भी रखना चाहिए। इससे रैन को समझ में आता है कि डॉक्टर जाओ चाहता है कि उसका नाम भी रिसर्च पेपर में शामिल हो। बेटे तेज तो तू भी है।
खैर रैन डॉक्टर जाओ से पूछता है कि क्या वो ये चाहता है कि वो उसका नाम भी रिसर्च पेपर में लिखे। ये सुनकर डॉक्टर जाओ घबरा जाता है एंड वो मना करने लगता है। मनी मन वो रैन को गाली देता है कि उसे ये चीज इतनी जोर से बोलने की जरूरत नहीं थी अगर वो समझ गया था तो। खैर डायरेक्टर बात करते हैं कि ये तो सिर्फ रिसर्च पेपर का आउटलाइन था एंड रिसर्च पेपर अभी लिखा नहीं गया है, इसीलिए उसके बारे में बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। डायरेक्टर बताते हैं कि रैन अभी भी एक न्यू कमर है, इसीलिए उसे इतना ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। जिसके बाद डायरेक्टर डॉक्टर जाओ एंड जुओ को उनके खुद की रिसर्च पेपर लिखने के लिए कहता है एंड ये सुनकर उन दोनों के ही आंसू आने लगते हैं। डायरेक्टर अब उन सभी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। एज अब वो लोग ऑब्जर्वेशन ड्यूटी पर निकलते हैं। डायरेक्टर रैन को एक पेशेंट को दिखाते हुए पूछते हैं, क्या तुमने इस पेशेंट को ट्रीट किया था? रैन बताता है, हाँ। पेशेंट एक 28-year-old मेल है जिस पर कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सरिये से हमला किया गया था। आई एम गेसिंग पक्का ये बाइकर गर्ल ही इस आदमी को वहां पर लेकर आई होगी। खैर रैन बताता है कि रैन ने खुद पेशेंट को डिसइंफेक्ट एंड सूचर किया था। डायरेक्टर अब पेशेंट से पूछता है कि उसे कैसा फील हो रहा है। पेशेंट बताता है कि उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा। अब पेशेंट डायरेक्टर से क्वेश्चन करता है कि क्या उसे कुछ फील होना चाहिए था। डायरेक्टर कहता है कुछ ना फील करना एक अच्छा साइन है, एज जब बॉडी की वेस्ट इंजर्ड होती है तो पेशेंट को ज्यादातर सोरनेस एंड टेंडरनेस फील होती है, लेकिन अब क्योंकि उसे कुछ फील नहीं हो रहा है तो इसका मतलब पेशेंट की डेब्राइटमेंट एंड सूचरिंग दोनों ही बढ़िया हुई है, जो कि एक अच्छी चीज है। ये सुनकर पेशेंट की वाइफ डायरेक्टर को शुक्रिया कहती है एंड उनके शुक्रिया कहते ही रैन की एक और न्यू अचीवमेंट अनलॉक हो जाती है, जो कि दोबारा से पेशेंट सिंसियर ग्रेटिट्यूड होती है, यानी कि पेशेंट के दिल से शुक्रिया करने पर उसे ये अचीवमेंट मिलती है। इसके रिवॉर्ड के तौर पर रैन को बेसिक ट्रेजर चेस्ट मिल जाती है। रैन सोचता है कि ये दूसरी बार है जब उसे ये अचीवमेंट मिली हो। ध्यान से सोचने पर रैन को पता चलता है कि दोनों ही केसेस में उसे ये अचीवमेंट तब मिली थी जब डायरेक्टर ने खुद रैन की सर्जरी की तारीफ की थी। रैन सोचता है कि उसे डायरेक्टर को ही फॉलो करना चाहिए, इससे वो डायरेक्टर से बहुत कुछ सीख सकता है। खैर अब एज सिस्टम एंड ट्रेजर चेस्ट दोनों ही इनविजिबल रहती हैं, यानी कि दूसरे उसे नहीं देख सकते, तो रैन अब उस ट्रेजर चेस्ट को ओपन करता है, ये सोचते हुए कि उसे दोबारा ट्रेजर चेस्ट से एनर्जी सीरम ही मिलेगा। लेकिन टू हिज सरप्राइज उसे इस बार एनर्जी सीरम की जगह मास्टर लेवल एम-टैंग टेक्निक मिलती है। ये टेक्निक एक मल्टीपल स्ट्रैंड इंट्राटेंडिनस सूचिंग टेक्निक है जो जिन बोटैंग, जो चाइना नैनटोंग यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं, उसने 1992 में इंट्रोड्यूस की थी। ये अलग अलग फॉर्म्स में आता है, जैसे कि 2 स्ट्रैंड और 3 स्ट्रैंड। पहली बार ब्रूनेल, जो एक फाउंडर हैं, उसने जिनबो टैंग की टेक्निक के लिमिटेशन और फ्लेक्सर टेंडन रिपेयर्स के डिफिकल्टीज को सॉल्व करने का एक तरीका मिला। इस टेक्निक को एम-टैंग टेक्निक कहा गया है। मल्टीपल स्ट्रैंड टेंडिनेंस एक ऐसी सर्जिकल टेक्निक को डिस्क्राइब करता है। इस टेक्निक में एक टेंडन को रिपेयर करने के लिए मल्टीपल सूचर्स या फिर स्टिचेस का यूज किया जाता है। इंट्राटेंडिनेंस का मतलब होता है टेंडन के अंदर। एंड टेंडन क्या होता है? तो देखो, टेंडन को हिंदी में स्नायु या तांत्रिक कहा जाता है। टेंडन एक फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मसल्स को बोन के साथ अटैच करता है। टेंडन स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होते हैं और ये मसल्स द्वारा जनरेट किया गया फोर्स बोन्स तक पहुंचाते हैं, जिससे मूवमेंट पॉसिबल होती है। सिंपल टर्म्स में टेंडन्स मसल्स और बोन्स के बीच एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, जो हमें अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने बाइसेप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो टेंडन जो उससे अटैच्ड होती है फोर आर्म बोन को पुल करता है, जिससे कि आपका आर्म एल्बो पर बेंड होता है, कुछ इस तरह। खैर रैन को इस टेक्निक के इंट्रोडक्शन से समझ में आता है कि ये टेक्निक टेंडन्स को स्यूचर करने के लिए स्पेसिफिकली यूज की जाती है। सिस्टम रैन को बताता है कि उसने सही कहा। रैन कहता है फ्लेक्सर टिश्यू ह्यूमन हैंड के टिश्यूज का एक ऐसा टिश्यू है जो अगर एक बार डैमेज हो जाता है तो उसे हील करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फ्लेक्सर टेंडन की सर्जरी भी सर्जरी डिपार्टमेंट में सबसे हार्डेस्ट होगी। रैन को समझ में आता है कि प्रीवियस स्किल से और इस स्किल से ऐसा लगता है कि सिस्टम उसे हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट में फोर्स कर रहा है। उसे ये इंटरेस्टिंग लगता है। अब तभी डायरेक्टर रैन की तरफ मुड़ता है। रैन अभी भी उस सर्जरी टेक्निक के बारे में ही सोचता है। डायरेक्टर रैन से कहता है कि वो कहाँ खो गया, क्योंकि पेशेंट उसकी तारीफ जो कर रहा है। अब डायरेक्टर रैन को डॉक्टर जाओ के साथ रेस्क्यूएशन रूम में जाने के लिए कहता है, जिसके लिए रैन मान जाता है। अब मानेगा क्यों नहीं, डायरेक्टर ने जो कहा है। खैर डॉक्टर जाओ पीछे से कहता है अगर रैन उसके साथ होगा तो वो रेस्ट कर पाएगा। ये सुनकर डायरेक्टर सीरियस फेस के साथ डॉक्टर जाओ को कहते हैं कि वो नॉन क्रिटिकल केसेस को रैन को दे सकता है, लेकिन वो ख्याल रखे कि पिछली बार की तरह रैन कोई भी ऐसी हरकत ना करे। इस पर डॉक्टर जाओ कहता है कि वो ख्याल रखेगा। पीछे से कुछ डॉक्टर्स डायरेक्टर की बात को सुनकर थोड़ा चिढ़ जाते हैं, एज डायरेक्टर दूसरों के साथ अलग बिहेव करते हैं, यानी कि स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं। लेकिन जब बात रैन की आती है तो वो उसके साथ कुछ और ही बिहेव करते हैं।
एंड ये चीज इन लोगों को बहुत ज्यादा अनफेयर लगती है ऑब्वियसली उनकी नजरों में। एज मेरी नजरों में रैन की स्किल्स से उसे ये सब मिला है, यानी कि वो डिजर्विंग है। खैर, अब 2 दिन बाद रैन अपनी रिसर्च पेपर को पूरा कर लेता है एंड अब वो डायरेक्टर को अपने रिसर्च पेपर को दिखाता है। रिसर्च पेपर को देखकर डायरेक्टर रैन से कहते हैं उसे अपने आप को इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं थी। रैन कहता है कि उसके दिमाग में ये चीजें फ्लो हो रही थी, इसलिए उसने इसे जल्दी कंप्लीट कर लिया। डायरेक्टर रैन को बताते हैं कि रिसर्च पेपर कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे सीरियसनेस के साथ लिखना चाहिए। अब जैसे ही डायरेक्टर रैन के रिसर्च पेपर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उनके कान खड़े हो जाते हैं, एज वो रिसर्च पेपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। डायरेक्टर उस रिसर्च पेपर को इंटरेस्टिंग कहते हैं। उसे ऐसा कहता देख जो दूसरे डॉक्टर्स उसके पीछे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी डॉक्टर डू, जो कि यूनिवा हॉस्पिटल का रिसर्च पेपर एक्सपर्ट है, वो डायरेक्टर के पास आ जाता है एंड डायरेक्टर से कहता है कि क्या उन्होंने अभी एक अच्छा आर्टिकल पढ़ा। डायरेक्टर डॉक्टर डू को वो रिसर्च पेपर देते हैं, एज वो उनके डिपार्टमेंट के रिसर्च पेपर एक्सपर्ट जो होता है। डायरेक्टर बताते हैं कि ये पेपर रैन का रिसर्च पेपर है। ध्यान से देखने पर डॉक्टर डीयू को पता चलता है कि रैन का पेपर से ये साबित होता है कि उसे सच में बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल का एक्सपीरियंस है। ऑल्दो उसकी राइटिंग का स्टाइल काफी ज्यादा इनफॉर्मल है एंड उसकी इंग्लिश इतनी भी कुछ खास नहीं है। थोड़ा और ध्यान से पढ़ने पर डीयू को पता चलता है कि रैन का रिसर्च पेपर एक बिजली के झटके की तरह है। रैन के रिसर्च पेपर में ऐसी कोई भी कमी नहीं है जिसे कि डॉक्टर ड्यू अभी पॉइंट आउट कर सके, इन्फॉर्मेशन के मामले में, राइटिंग के मामले में नहीं। एंड इस चीज से डॉक्टर डीयू को काफी ज्यादा जेलसी फील होने लगती है। डॉक्टर डीयू गुस्से में उस पेपर को ज्यादा जोर से खींच देता है जिससे कि वो बीच से आधा फट जाता है। मीनवाइल डायरेक्टर रैन को बताते हैं कि भले ही ये सच हो कि रैन की राइटिंग स्किल्स को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत हो एंड इंग्लिश एब्स्ट्रैक्ट भी दोबारा से लिखने पड़े, लेकिन इसके बावजूद भी रैन का रिसर्च पेपर बहुत ज्यादा दमदार है। डायरेक्टर रैन से पूछते हैं कि आखिर वो इस रिसर्च पेपर को कहाँ पर पब्लिश करना चाहता है। रैन बताता है कि उसने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। ये सुनकर डायरेक्टर खुश हो जाते हैं एंड रैन को अब इस चीज के बारे में सोचने के लिए कहते हैं। डायरेक्टर अब सामने ही बैठे हुए एक डॉक्टर हुआंग से रैन को चाइनीज क्रिटिकल केयर मेडिसिन में लेकर जाने के लिए कहते हैं। एंड मीनवाइल डॉक्टर ड्यू जो होता है वो काफी ज्यादा डर रहा होता है, एज उसने रिसर्च पेपर को आधा फाड़ दिया होता है। खैर, डायरेक्टर रैन को बताते हैं कि भले ही वहाँ की पब्लिकेशन फी हाई हो, लेकिन जैसा डायरेक्टर को लगता है जब समय आ जाएगा तब वो इसके लिए एक एप्लीकेशन लिख सकता है एंड हॉस्पिटल के नाम पर पब्लिकेशन की फी को क्लेम कर सकता है, यानी कि वो पब्लिकेशन फी उसे दोबारा मिल जाएगी। रैन सोचता है कि डायरेक्टर ने खुद ही उसके लिए इतना सब कुछ सोच लिया, जबकि डायरेक्टर ने पहले उसके ओपिनियन के बारे में पूछा था। रैन थोड़ा कंफ्यूज होता है। खैर, तभी डायरेक्टर रैन को हुआंग के साथ जाने के लिए कहता है एंड राइटिंग स्टाइल को थोड़ा चेंज करने के लिए कहता है। खैर, डायरेक्टर पीछे मुड़ता है एंड डीयू की तरफ देखता है। डीयू डायरेक्टर को अपनी तरफ देखता हुआ देख काफी ज्यादा घबरा चुका होता है, एज रिसर्च पेपर के साथ कुछ और भी फट चुकी होती है। खैर, डायरेक्टर डॉक्टर डीयू से कहते हैं कि उसने कुछ दिन पहले ये बात की थी कि फैक्ट्री एक्सप्लोजन से जो बर्न पेशेंट्स हैं उनके लिए वो लोग एक आउट पेशेंट कंसल्टेशन रख रहे हैं। डायरेक्टर डॉक्टर ड्यू से कहते हैं कि उससे ये चीज याद रखनी है कि वो मेडिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट को ये चीज इन्फॉर्म करे एंड प्रोविंशियल हॉस्पिटल के क्वी जिनहाई को उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहे। ये सुनकर डॉक्टर ड्यू और ज्यादा हैरान हो जाता है, एज उसे पता होता है कि क्वी जिनहाई एंड डायरेक्टर की बिल्कुल भी नहीं बनती। गेस व्हाट, डायरेक्टर ने भी रैन की वो वाली वीडियो देख ली होती है जो कि ऑनलाइन बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही थी। डायरेक्टर ने भी रिव्यूज को पढ़ा था एंड कुछ रिव्यूज तो जस्टिफाइबल थे, लेकिन जिनहाई का ये कमेंट बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। जिनहाई के वो कमेंट ने डायरेक्टर को बहुत ज्यादा आग बबूला कर दिया था, एज डायरेक्टर को पता होता है कि उस दिन वो खुद मेन सर्जन था एंड इस बार क्वी जिनहाई ने रैन का इस्तेमाल किया डायरेक्टर को बेइज्जत करने के लिए, इसीलिए अब डायरेक्टर इस चीज का बदला जरूर लेने वाला था आउट पेशेंट कंसल्टेशन के दिन। खैर, कुछ दिन बाद आउट पेशेंट कंसल्टेशन डे यानी कि ओपीडी का दिन आ जाता है एंड ग्रेटफुली क्वी जिनहाई ने इस कंसल्टेशन कॉल को एक्सेप्ट भी कर लिया था, एज ये बंदा अपने आप को बहुत ज्यादा 30 मार का समझता है एंड फ्लेक्स करना इसकी हॉबी नहीं, आदत है। खैर, क्वी जिनहाई डायरेक्टर हुओ से मिलता है एंड वो ये बताता है कि वो अपने हॉस्पिटल से भी कुछ केसेस को लेकर आया है, तो वो लोग उनके केसेस को भी साथ में देख सकते हैं। डायरेक्टर को पता होता है कि अभी भी क्वी जिनहाई बस फ्लेक्स करने की ही कोशिश कर रहा है। खैर, अब वो लोग उस रूम में जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा सर्जिकल एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। जाते दौरान डायरेक्टर भी डिसाइड करते हैं कि वो इस बार इस क्वी जिनहाई की क्वी मुर्गी बनाकर जरूर छोड़ेंगे। अपॉन रीचिंग द रूम, क्वी जिनहाई अब सभी को कहता है कि चलो इस कंसल्टेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई, ये दूसरे के हॉस्पिटल में आया लेकिन वहां पर भी अपना रूल चला रहा है। तभी पीछे से डायरेक्टर कहते हैं कि अभी डायरेक्टर लियू, जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जनरल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं, इसीलिए वो इस कंसल्टेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते। इस पर क्वी जिनहाई कहता है कि क्या ये 3 जज ट्रायल होने वाली है? लगता है कि तुम पूरी फैमिली को उठाकर यहाँ पर लेकर आए हो, विच इज अनदर इंसल्ट। भाई देख, मैं बता रहा हूँ, ये बिना साबुन के तुझे धो देंगे तो मत बोल अभी, बट खैर तेरी पिटाई तो ऑलरेडी हो चुकी है।
तभी पीछे से एक आवाज आती है जो कि कहती है, क्या 3 जज ट्रायल? अब देखो, 3 जज ट्रायल एक ऐसा सिनेरियो होता है जहां पर 3 डिपार्टमेंट के हाईएस्ट रैंकिंग चीफ्स एक सेम टाइम पर एक सेम केस को हैंडल करते हैं, तो उसे 3 जज ट्रायल कहते हैं। याद रखना, कभी स्कूल में पूछ सकते हैं। खैर, ये आदमी डायरेक्टर लियू ही होते हैं। उनके वहां पर आते ही सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं एंड डॉक्टर जाओ एंड डॉक्टर जुओ थोड़े हैरान होते हैं उन्हें देखकर। आई डोंट नो व्हाई, बट रायन एकदम स्ट्रेट फेस के साथ उन्हें देखता है। डायरेक्टर लियू माफी मांगते हैं एज वो थोड़ा लेट हो चुके होते हैं, लेकिन तभी डायरेक्टर हुओ उन्हें रिस्पेक्टफुली चेयर पर बैठा देते हैं। यहाँ से पता चलता है कि डायरेक्टर हुओ उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मेनवाइल अभी से क्वी जिन्हाई की नाक लग जाती है, यानी कि वो इन्हें देखकर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता एज ईगो बहुत ज्यादा है इस बंदे में। खैर, डायरेक्टर हुओ क्वी जिन्हाई के बगल से निकलते हैं एंड जिन्हाई अभी भी उन्हें गुस्से वाले चेहरे से देख रहा होता है। डायरेक्टर अब सभी के सामने जाते हैं, उनके पीछे प्रेजेंटेशन स्क्रीन होती है एंड अब डायरेक्टर हुओ ऑफिशियली इस आउट पेशेंट कंसल्टेशन को स्टार्ट कर देते हैं। प्रेजेंटेशन में डायरेक्टर सभी एक्सपर्ट डॉक्टर्स को दिखाते हैं कि उनके पास 2 काफी ज्यादा सीरियस क्रिटिकल पेशेंट्स आए हैं एंड जिन एरियाज पे उन लोगों की बॉडी जली है वो बॉडी पार्ट्स थोड़े सीरियस हैं, लेकिन अभी के लिए सारी चीजें अंडर कंट्रोल हैं। डायरेक्टर हुओ की बात सुनकर कोई जिन्हाई सोचता है कि उसके पास अभी शो ऑफ करने का मौका नहीं आया एज डायरेक्टर हुओ ने बोला है कि सारी चीजें अंडर कंट्रोल हैं। लेकिन तभी डायरेक्टर लियू कहते हैं, भले ही सारी चीजें अंडर कंट्रोल हो, लेकिन हमें अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए। जब बात उन पेशेंट की आती है जो कि 80% जल चुके होते हैं, तब उन्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। किसी न किसी को हर टाइम पेशेंट्स के साथ रहना चाहिए। डायरेक्टर लियू अब सजेस्ट करते हैं कि उन्हें किसी को 24 घंटे पेशेंट्स की देखभाल करने के लिए भेजना चाहिए। इस पर डायरेक्टर हुओ बताते हैं कि उन्होंने अपने डॉक्टर डियो को इस केस को असाइन किया है। इस पर डायरेक्टर लियू पूछता है कि डॉक्टर डियो कौन है, जिसके बाद डॉक्टर डियो हिम्मत करते हुए कांपते हुए अपनी जगह से खड़ा होता है एंड अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है कि ये मेरी बात कर रहे हैं। डायरेक्टर लियू जैसे ही डॉक्टर डियो को देखते हैं तो वो कहते हैं कि वैसे मैं इस चीज को नहीं कहना चाहता, लेकिन तुम इस केस के लिए बहुत ज्यादा बूढ़े हो। ये सुनकर डॉक्टर डियो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टर लियू खुद एक बूढ़ा है एंड वो मतलब किसी को इतना बूढ़ा कैसे कह सकता है। खैर, डायरेक्टर लियू की बात से डायरेक्टर हुओ काफी ज्यादा कन्विंस होता है एज ये चीज सेंस बना रही होती है। इस चीज के लिए डॉक्टर डियो थोड़ा बूढ़ा तो होता है। डायरेक्टर लियू अब बताते हैं कि पेशेंट्स के साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उन्हें एक यंगर अटेंडिंग फिजिशियन को इस काम को असाइन करना चाहिए एंड ये चीज भी बढ़िया रहेगी कि अगर वो उन पेशेंट्स पर 2400 घंटे नजर रखें। डायरेक्टर लियू सजेस्ट करते हैं कि उस फिजिशियन को 1 महीने के लिए उन पेशेंट्स पर 2400 घंटे निगरानी रखनी होगी, तब उन्हें इस चीज का आइडिया लग पाएगा कि वो उन दोनों पेशेंट्स को बचा सकते हैं कि नहीं। डायरेक्टर लियू ने बहुत ज्यादा ही केयरफुली इस चीज को सोचा होता है एंड वो काफी हद तक सही होते हैं एंड इसी वजह से डायरेक्टर हुओ उससे काफी ज्यादा कन्विंस होते हैं। डायरेक्टर लियू को बताते हैं कि वो इस चीज को बाद में अरेंज करेंगे। ये सुनकर डायरेक्टर लियू कहते हैं, तो अब अगर इसके अलावा कोई और बात नहीं है तो मैं अब वापस जा रहा हूँ। डायरेक्टर लियू को जाता हुआ देखकर डायरेक्टर हुओ उसे वहीं पर रोक देता है एज वो एक और मेडिकल केस को डायरेक्टर लियू को दिखाना चाहता था। डायरेक्टर हुओ एक केस को प्ले करता है एंड ये वही वीडियो क्लिप होती है जिसमें रैन अपनी बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा होता है। डायरेक्टर लियू उस वीडियो को देखता है। पहले तो वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि रैन क्या कर रहा है तो केयरफुली देखने के बाद डायरेक्टर लियू उस केस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करता है। इस चीज को क्वी जिन्हाई भी देखता है एंड उसे रियलाइज होता है कि ये तो वही वीडियो है जिस पर उसने कमेंट किया था। क्या डायरेक्टर लियू अभी भी बहुत ज्यादा ध्यान से उस वीडियो को देख रहे होते हैं एंड उन्हें ये चीज पसंद नहीं आती कि कैसे जो कैमरामैन है उसने इतने अच्छे सोर्स मटेरियल को अच्छे से फिल्म नहीं किया है। डायरेक्टर लियू को इतना ज्यादा इंटरेस्टेड देखकर उसे बताते हैं कि इस वीडियो को रेस्क्यूएशन रूम के एक पेशेंट ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है, लेकिन अगर उसे सोर्स मटेरियल्स चाहिए तो अगली बार वो इस चीज को अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। डायरेक्टर हुआ ब्रांड को डिपार्टमेंट डायरेक्टर लियू एंड दूसरों को अपना रिसर्च पेपर दिखाने के लिए कहता है। डायरेक्टर वो सभी को बताते हैं कि बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल जो है वो कोई जादुई चीज नहीं है एंड अब वो इस चीज के बारे में सभी को पूरी तरह से बताने वाले हैं इन रिसर्च पेपर की मदद से। रैन डायरेक्टर हुआ की बात मानते हुए खड़ा होता है। उसके हाथ में काफी ज्यादा रिसर्च पेपर्स की कॉपीज होती हैं, जिसके बाद वो एक एक करके सभी को वो रिसर्च पेपर की कॉपीज हैंड आउट करता है। जब रैन अपने रिसर्च पेपर की कॉपी क्वी जिन्हाई को देता है तो जिन्हाई उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है एज वो रैन को जानता था उस वीडियो की वजह से एंड क्योंकि रैन अब एक इंटरनेट सेलिब्रिटी डॉक्टर था तो क्वी जिन्हाई भी उसे बहुत ज्यादा जल्दी पहचान लेता है। जिन्हाई को याद होता है कि ये तो वही इंटरनेट सेलिब्रिटी डॉक्टर है जिसे कि उसने उस टाइम पर इंटरनेट पर अप्रूव नहीं किया था, लेकिन अब जिन्हाई को समझ में नहीं आता कि ये बंदा इंटरनेट सेलिब्रिटी कैसे बन सकता है।
एज वो अभी भी रैन को एक रेकलेस डॉक्टर समझता है एंड उसे लगता है कि रैन अपनी अपीयरेंस की वजह से ही एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बन पाया। क्वी जिनहाई अब उस रिसर्च पेपर को पढ़ना स्टार्ट करता है। जिनहाई को लगता था कि काफी ज्यादा रिसर्च पेपर्स जो होते हैं उनमें बस बकवास भरी होती है। एज रिसर्च पेपर से ये चीज कैसे प्रूव हो सकती है कि डॉक्टर के अंदर सच में काबिलियत है कि नहीं, ऐसा उसे लगता है बाय द वे। इसीलिए वो सोचता है कि वो रिसर्च पेपर में बहुत जल्दी ही लूप होल्स को ढूंढ लेगा। क्वी जिनहाई को रिसर्च पेपर पढ़ता हुआ देखकर डायरेक्टर हुओ अब क्वी जिनहाई से कहते हैं, डॉक्टर क्वी, तुम सोच रहे थे ना कि क्या बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल को बिना सर्जिकल फील्ड के किया जा सकता है? क्या ये रिसर्च पेपर तुम्हें इस चीज का सबूत देती है कि ऐसा किया जा सकता है? हुओ की बात सुनकर क्वी जिनहाई मुस्कुराते हुए कहता है कि उसका क्या मतलब है। डायरेक्टर हुओ पीछे स्क्रीन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें ये देखकर समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज पॉसिबल है? अब डायरेक्टर हुओ क्वी जिनहाई को उस कमेंट के बारे में याद दिलाते हैं जिस पर क्वी जिनहाई मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या वो इंटर्न का साथ दे रहा है। डायरेक्टर हुओ कहता है कि उनकी अभी एक आउट पेशेंट कंसल्टेशन चल रही है। कंसल्टेशन के दौरान उन्हें एक दूसरे से सीखना चाहिए और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए और इसीलिए डायरेक्टर हुओ आज क्वी जिनहाई से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। डायरेक्टर हुओ को गुस्से में देखकर क्वी जिनहाई अब घबरा जाता है। वो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है लेकिन तभी डायरेक्टर हुओ उसे बताते हैं कि उस जैसे लोग जो कि दूसरों को नीचा दिखाते हैं एंड अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हैं दूसरों को दबाने के लिए, उस जैसे लोग डायरेक्टर हुओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डायरेक्टर हुओ क्वी जिनहाई से पूछते हैं कि इस चीज से क्या फर्क पड़ता है कि रैन एक इंटर्न है। क्या उसे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो एक चीफ फिजिशियन है तो उसके पास रैन को क्रिटिसाइज करने की अथॉरिटी है? डायरेक्टर वो अब जिनहाई से पूछते हैं कि क्या वो खुद बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल को कर सकता है? उस जैसे लोग सिर्फ बोलना जानते हैं, करना नहीं। डायरेक्टर वो को ये सब बोलता हुआ देखकर क्वी जिनहाई अब डायरेक्टर वो से कहता है कि वो अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहा है उसे बेइज्जत करने में। इस पर अब डायरेक्टर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड वो जिनहाई से कहते हैं कि क्या उसने रिसर्च पेपर नहीं पढ़ा है। वो बिना बात के जिनहाई को अक्यूज नहीं कर रहा। डायरेक्टर वो अब गुस्से के साथ जिनहाई को पंच करने की बात करते हैं लेकिन तभी बीच में डायरेक्टर लियू उन दोनों को रोक लेते हैं एज अभी तक सभी ने रिसर्च पेपर को नहीं पढ़ा होता। क्वी जिनहाई अब अपनी सफाई में कहता है कि उसका ये मतलब नहीं था कि बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल को ऐसे नहीं किया जा सकता। वो बस ये कहना चाहता था कि ये एक मेडिकल मेल प्रैक्टिस है एज उन्हें ह्यूमन लाइफ की कोई चिंता नहीं है अगर कुछ उसे हो जाए तो। इस पर डायरेक्टर हुओ एंड क्वी जिनहाई की अब दोबारा से बहस होने लगती है एंड डायरेक्टर हुओ जम के इस बार क्वी जिनहाई की बेइज्जती करते हैं सबके सामने। डायरेक्टर हुओ कहते हैं कि क्वी जिनहाई एक इंटर्न के बराबर कैपेबल भी नहीं है। इन दोनों को ऐसे झगड़ता हुआ देखकर डायरेक्टर लियू अब इन्हें सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना ये इस रिसर्च पेपर के ऑथर को बोलने का मौका दें। इस पर वो दोनों ही राजी हो जाते हैं एंड अब डायरेक्टर हुओ रैन को बोलने के लिए कहते हैं। इससे पहले रैन कुछ बोलता क्वी जिनहाई रैन के सामने 2 क्वेश्चंस रख देता है। वो रैन से पूछता है कि जब वो बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल को उस समय पर कर रहा था तो वो कितना कॉन्फिडेंट था ये करते हुए और क्या उसने इस चीज के बारे में नहीं सोचा कि अगर वो फेल हो जाएगा तो उसके क्या नतीजे होंगे। रैन बताता है कि अगर वो फेल हो जाता तो इस चीज से पेशेंट की मौत हो जाती एंड ऑपरेशन के दौरान एंड ऑपरेशन के बाद भी बहुत ही ज्यादा सीरियस ब्लीडिंग होती जिसकी वजह से काफी ज्यादा ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। डॉक्टर क्वी रैन से पूछता है कि अगर उसे इतने सारे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता था क्या तब भी उसने उस टेक्निक को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। इस पर रैन हाँ कहता है। अब डॉक्टर क्वी जोर जोर से हंसने लगता है एज उसे लगता है कि उसने रैन को फंसा लिया है एज से यही प्रूव होता है कि रैन ने एक मेडिकल माल प्रैक्टिस की है। इस चीज पर रैन डॉक्टर क्वी को जवाब देता है कि रियलिटी में ऐसा एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, यानी कि पेशेंट के ना ही ऑर्गन फेल हुए, ना ही उसे ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन के बाद में कोई सीरियस ब्लीडिंग हुई, ना ही उसकी मौत हुई। ये सुनकर जितने भी डॉक्टर्स वहां पर बैठे होते हैं वो सारे रैन को जवाब देता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं सिवाय डायरेक्टर के। डायरेक्टर को ये चीज पसंद आती है कि रैन ने इस चीज का जवाब दिया।